या तो हम लोग बात कर रहे थे आइलेट रूल की या लिएट रूल की। मैंने आपको ये चीज इसमें समझाया है पूरे अच्छे तरीके से कि आइलेट बोलूं या लिएट बोलूं दोनों सेम ही होगा, कोई भी चेंजिंग हम इसमें नहीं बोलेंगे। इस चीज को हमें खास तौर पर ध्यान में रखना है। ओके। तो ये जो मैंने बताया था आई है और एल है या एल है और आई है। तो बहुत सारे जगह पे आपको आइलेट रूल मिलेगा, बहुत जगह पे आपको लिएट रूल मिलेगा। एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि लॉग एंड इनवर्स का कभी भी एक साथ क्वेश्चंस नहीं बनते। जब भी बनते हैं तो अल्टरनेट बनते हैं, आई का ए के साथ, आई का टी के साथ, आई का ई के साथ, या फिर एल का ए के साथ, एल का टी के साथ और एल का ई के साथ, या फिर ए का टी के साथ और ए का ई के साथ टी और ई का बनता है। ऐसे बनते हैं, कभी भी एक साथ आई और एल का नहीं बनेंगे। इसलिए इन दोनों को आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बहुत सारा जगह पे आपको आइलेट मिलेगा और बहुत सारा जगह पे आपको लिएट रूल बनेगा। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से टर्म्स क्या क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं। लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, ऐसा कुछ भी हो। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बताता है यहाँ पर, जो कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ऐसे फंक्शंस होंगे तो मैं उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बोलूंगा। अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल टाइप का, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, है ना, कॉम्बिनेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इट मीन साइन, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल ई रेज टू एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू टू एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मेरा एकदम सिंपल सा फंडामेंटल यहाँ पर ये कहता है कि जो भी ऊपर रहेगा, है ना, उसको हम u मानेंगे और जो नीचे रहेगा हम उसको v मानेंगे। इतना अपने को ध्यान में रखना है, इतना अपने को ध्यान में रखना है। इसको सोच कर ही हम आगे पढ़ रहे होंगे। चलते हैं कि सर क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, तो पहचानिए सर ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं लिएट की मैं बात करूं तो देखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा। तो ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको मैं u लूंगा और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको मैं v लूंगा। तो एक्स स्क्वायर यू की तरह बनेगा एंड साइन एक्स बी की तरह बनेगा। तो पहले यू भी रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx एंड dx। तो भैया u है एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर, v साइन एक्स, तो मैंने यहाँ पर साइन एक्स dx लिख लिया, माइनस du अपॉन dx d एक्स स्क्वायर अपॉन dx, v dx साइन एक्स dx एंड अगेन dx। सो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो हम सी को अवॉइड करेंगे, सिर्फ हम ये वाला टर्म्स लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाद आता है, पूरे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये चीज कि क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। एक मिनट, यूएसबी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं वैल्यू। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x आएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx लिख लेते हैं। अब अगेन हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है, तो u v का फॉर्मूला इसके ऊपर फिर से अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख लिया प्लस 2 कांस्टेंट है उसको लिख लिया, x u की तरह बन रहा है और cos x v की तरह बन रहा है, तो cos x dx माइनस
dx अपॉन dx इंटीग्रेशन cos x dx एंड dx। अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ से रिजल्ट आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 टाइम्स x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो मैं यहाँ पर sin x लिख लेता हूँ, माइनस dx अपॉन dx 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो मैं यहाँ पर sin x लिख लेता हूँ dx। ओके, एक बार इंटीग्रेशन और बाकी है, क्योंकि एक बार तो हमने किया, इसके लिए बाकी था, तो वो sin x लिखा है। फिर से आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग cos x लिख लेंगे। इंटीग्रेशन हो चुका है तो मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x एंड प्लस 2 cos x प्लस c, ये रिजल्ट निकल कर आ गया। तो ये सब छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। अगर ये हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व होते चला जाएगा। अब ये तो हो गया सर, अगर मैं इस मेथड को ऑब्जर्व करूं, सर ये ऐसा मेथड है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब अगर गेट के एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन आ गया तब तो हम फंस जाएंगे। तो भैया गेट के एग्जामिनेशन हो या आईएएस का एग्जामिनेशन हो, वहां पर ऐसे लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ना कोई दूसरा ट्रिक तो होगा कि जिससे कि हम जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया सर 2x, एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया 2, फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन किया गया तो क्या हो गया 0। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसका बार बार डिफरेंशिएशन करूं तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से क्या मैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बार बार करूंगा तो क्या ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक करते हैं। 3x स्क्वायर 6x 6 0, हाँ सर ये भी कन्वर्ट हो गया 0 में। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो क्या सर इसका भी डिफरेंशिएशन 0 में कन्वर्ट होगा, हाँ इसका भी डिफरेंशिएशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो 2x प्लस 3, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया, एंड तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। अगर इंटीग्रेशन वाले टर्म्स में जो u से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें से कोई एक ऐसा टर्म हो जिसका डिफरेंशिएशन बार बार करने के बाद वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और एक भी ऐसा टर्म्स हो जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो, तो हम इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। दैट मेथड इज लिबनिज रूल। लिबनिज रूल, ओके। ये लिबनिज रूल क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन u भी dx है तो मैं फर्स्ट टर्म u वैसे ही लिख लूंगा एंड सेकेंड टर्म v का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। मैं माइनस साइन लगाया, फिर मैं u का डिफरेंशिएशन किया एंड v का दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब जो v1 है यहाँ पे उसका मैं फिर से इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, फिर मैं प्लस साइन लगाऊंगा, ये जो u डैश लिखा हुआ है उसका मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, u डबल डैश आ गया, v, ये जो v2 है मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं v3 लिखूंगा, फिर माइनस, ये जो u डबल डैश है मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, एंड ये जो v3 लिखा हुआ है मैं इसका फिर से इंटीग्रेशन करूंगा, v4 लिखूंगा, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चला जाएगा जब तक कि u का डिफरेंशिएशन ऐसे 0 ना निकल कर आता हो, ठीक है, तब तक मुझे कंप्लीट करते जाना। मैं फिर से बता दूं, u डैश का मतलब होगा du अपॉन dx, u डबल डैश का मतलब होगा कि मैंने u डैश का डिफरेंशिएशन फिर से किया है। उसी तरीके से अगर मैं v1 लिख रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर होगा v dx, अगर मैं v2 लिख रहा हूँ इसका मतलब होगा v1 dx, मैंने v1 का इंटीग्रेशन किया। अगर मैंने v3 लिख रहा हूँ इसका मतलब होगा कि मैंने v2 का इंटीग्रेशन किया। बार बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब इस लिबनिज रूल को यूज करते हुए हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा है अगर u जो है ऐसे 0 में कन्वर्ट होता हो तो। जब 0 में कन्वर्ट होगा तभी लिबनिज अप्लाई होगा, वरना लिबनिज हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को।
सपोज हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखकर ही मुझे पता चल गया कि सर ये वाला वो टर्म है एक्स स्क्वायर जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो में कन्वर्ट होगा। तो मैं इस वाले टर्म को यू लूंगा, और ये जो साइन एक्स दिया हुआ है मुझे सर इसका इंटीग्रेशन पता है, इसलिए मैं इसको भी ले लूंगा। तो मैं फार्मूले की तरीके से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछूंगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स। फिर मैं माइनस साइन लगाया। मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछूंगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। अब यहाँ जो ब्रैकेट में बंद है उसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो मैं माइनस साइन एक्स लिख लेता हूँ। अल्टरनेट साइन होते हैं, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिख लेंगे, है ना। एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो माइनस एंड माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स लिख लेंगे। अब आगे करें क्या, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं प्लस कॉन्स्टेंट लिख लेता हूँ। अरेंज कर लो इसको, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। मैंने यहाँ पर प्लस 2 कॉस एक्स लिख लिया प्लस सी। देखो 2 स्टेप्स में आंसर आ गए अपने पास, मैक्स टू मैक्स 2 स्टेप में आंसर आ गए। तो इसी तरीके से मैं कुछ होमवर्क लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना है। एक्स स्क्वायर ई रेज टू 2x dx इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉस 3x dx इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन 3x dx। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए है, आपको लिबनिज रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो या फिर इसका हो या फिर ये, इन सब का डिफरेंशिएशन जीरो में कन्वर्ट होगा आगे चलकर। तो मैं इन सब में लिबनिज रूल अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसको लिबनिज रूल के थ्रू आप सॉल्व करेंगे। तो ये हो गए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हम लोग वर्क करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो काफी जगह पे यूज में आता है, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं और उसमें क्या क्या मुझे ध्यान में रखना है, वो सब चीजों पे बात करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड बी को बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अब ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन किया है, तो वो इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकल कर आ रहा है। तो मैं वो इंटीग्रेशन पहले कर लेता हूँ, यहाँ वो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट ए है एंड अपर लिमिट बी है। सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा। मैंने x की जगह b पुट किया, एफ बी लिखा माइनस। अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ ए लिखूंगा। इस तरीके से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस को सॉल्व करना होगा, ओके। तो पहले सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैंने दिया क्वेश्चन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ गई। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। 1 पुट करेंगे सर 1/3, माइनस साइन लगाया, देखो माइनस साइन लगाया। लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया 1/3, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए बोला 0 to पाई साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए सर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। पहले पाई पुट कीजिए, तो माइनस कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस कॉस 0, ओके। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो -1 एंड -1 प्लस, तो ये 1 बन गया, माइनस माइनस एंड माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1। ध्यान में रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉस पाई बहुत यूज में आता है। कॉस पाई की वैल्यू -1,
cos 0 की वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ से ये रिजल्ट दे रहा है 2, तो ये इंटीग्रेशन 0 to पाई sin x dx जो निकल कर आया वो 2 निकल कर आया। अब कुछ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वाले केस देखते हैं और समझते हैं कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट किसको बोलते हैं। सपोज कोई फंक्शन है, पहले फंक्शन के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करते हैं। अगर मैं कोई वैल्यू x की वैल्यू लेट से c इस फंक्शन में पुट किया, तो फंक्शन में पुट करने के बाद वो क्या बनेगा, f ऑफ c। अगर इसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आगे पुट करने के बाद, तो मैं इस फंक्शन को डाइवर्जेंट बोल दूंगा। ये फंक्शन जो है डाइवर्जेंट है। किस पॉइंट पे डाइवर्जेंट है, x इक्वल टू c पे ये फंक्शन डाइवर्जेंट है। ओके, अब इंटीग्रेशन के डाइवर्जेंट को हम कैसे चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट है या नहीं है। अगर सपोज कि मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं a टू b के लिए, इट मींस यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसी क्लोज इंटरवल a, b या ओपन इंटरवल a, b के लिए। इस इंटरवल में एक पॉइंट है c, इसी इंटरवल में एक पॉइंट है c जिसको फंक्शन में पुट करने के बाद वो इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले फिर से इंटरवल को समझ लो। ये है x इक्वल टू a पॉइंट, ये है b पॉइंट। a टू b के लिए इंटीग्रेशन करना, a लेस देन b है, यहाँ पर मैंने लिया है। इसी इंटरवल में एक पॉइंट है c, कहीं पे भी हो सकता है, लेट से यहाँ पर है कोई पॉइंट c। तो मैं इस इंटरवल को सबसे पहले ब्रेक कर लूंगा उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग। पहले a टू b इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम a टू c करेंगे, देन हम लोग c टू b करेंगे, ये ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ a से लेकर c तक, प्लस मैं फिर c से इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ, जाता हूँ b तक, f ऑफ x dx मैंने ऐसा लिख लिया। ओके, अब मेरा कंसर्न यहाँ पर क्या है कि मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करूंगा। अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद, इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी आ जाए, या फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए, तो मैं ये जो मेन वाला इंटीग्रेशन है, मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को क्या बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि ये इंटीग्रेशन जो है वो डाइवर्ज करेगा। ये इंटीग्रेशन डाइवर्ज करेगा मतलब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सो डाइवर्जेंट कहलाएगा ये इंटीग्रेशन। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस तरीके से हमें चेक करना होता है। लेट से हम किसी इंटीग्रेशन -1 to 1 बाई एक्स स्क्वायर dx की बात कर रहे हैं। इट मीन्स लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट +1 है। लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट +1 है। इस -1 से +1 के बीच में x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसको अगर मैं इस फंक्शन में पुट कर दूं तो ये फंक्शन प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो जाए। यस सर, है ना? कौन सी वैल्यू है भाई? अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं फंक्शन में तो 1/0 बनेगा। 1/x² फंक्शन है ना, इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट कर लूं तो ये बन जाएगा इंफिनिटी की तरह, है ना, स्क्वायर है तो इंफिनिटी की तरह बन जाएगा। तो ये जब इंफिनिटी बन रहा है तो हमें ये चीज समझ लेना चाहिए कि इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाला, इसको हम लोग को ब्रेक करके ही सॉल्व करना चाहिए। तो मैं -1 से स्टार्ट किया, 0 तक लेके गया और मैंने लिखा 1/x² dx प्लस, फिर मैं 0 से स्टार्ट किया, 1 तक गया और मैंने लिखा x² dx। ओके, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 1/x² का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लिखते क्योंकि लिमिट लगा हुआ है तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला कि x 1/x² क्या है, ये x पे पावर -2 है, तो मैं यहाँ पर x पे पावर -2 dx लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू x पे पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये बन गया x पे पावर -1 अपॉन -1। तो ये जो इंटीग्रेशन निकल कर आया -1 अपॉन x निकल कर आया, ये माइनस साइन यहाँ पर इस डिनोमिनेटर में जो -1 है उसके कारण लिखा, x पे पावर -1 जो है उसके कारण 1/x बनेगा। तो ये इंटीग्रेशन तो आ गया सर। अब इंटीग्रेशन आ गया तो पहले इंटीग्रेशन लिख लो -1 अपॉन x, लिमिट लगा लो -1 से 0,
प्लस इसका भी इंटीग्रेशन सर -1/x, लिमिट लगा लो 0 से लेकर 1 तक। ओके, तो अब अगर मैं 0 पुट करूं तो 0 पुट किया तो -∞ लिखा, निगेटिव लगाया मैंने यहाँ पर साइन, और -1/x है, -1 में x की वैल्यू -1 है, -1 लिखा। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। -1/x है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, -1/1 माइनस -1/x है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, -1/0, ऐसा लिख रहे हैं हम। सो -∞, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये -1 प्लस ये -1 है, और माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि देखो ये वाली जो वैल्यूज निकल कर आई है इसमें इन्फिनिटी है, ये वाली वैल्यूज निकल कर आई है इसमें भी इन्फिनिटी। दोनों में से किसी एक में भी इन्फिनिटी आ गया तो हम इंटीग्रेशन को, जो एक्चुअल इंटीग्रेशन है, हम उस इंटीग्रेशन को डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, देखो हाउएवर स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पे करते हैं वो चीजें भी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, कि देखो क्या फर्क पड़ता अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लिया होता तो क्या फर्क पड़ता, विदाउट चेक किए हुए अगर क्वेश्चन को कर लिया होता तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है, सो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, -1 to 1 1/x² dx। अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन -1/x करते, लोअर लिमिट लगाते, अपर लिमिट लगाते, -1 और 1 लगाते, 1 पुट करते तो -1 आता, माइनस एंड माइनस +1 होता, और फिर से -1 पुट करते तो वो -1 निकल कर आता, तो ये निकल कर आता -2, जो कि टोटली क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है x = 0 जहां पे ये फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है, तो हमें उस पर ब्रेक करके सॉल्व करना था, हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना था। इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। 0 to π sec² x dx। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले सोचते हैं कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π है, तो वो ऐसा लिख लेते हैं कि tan π माइनस tan 0। तो tan π की वैल्यू 0 और tan 0 की वैल्यू 0, वो बोल देते हैं कि आंसर 0 हो गया। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ऐसा, क्यों गलत हो गया ऐसा, तो हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे। क्या समझने की जरूरत है कि फंक्शन क्या है। सर फंक्शन sec² x है, sec² x को क्या बोलते हैं, कैसे लिख सकते हैं। सर sec² x को समझने के लिए हम लोग 1/cos² x भी लिख सकते हैं। हमारा इंटीग्रेशन का इंटरवल क्या है, सर इंटरवल है 0 to π। क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये पूरा टर्म कैसा बन जाएगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा इन्फिनिटी, है ना। तो हम डिनोमिनेटर को 0 होने की बात कर रहे हैं, तो cos x की वैल्यूज कहाँ पे 0 होती है। सर x = π/2, ये तो पता है मुझे कि π/2 पे 0 होती है, तो एक पॉइंट मिल गया मुझे π/2 इस इंटरवल 0, π में। तो ये जो दिया हुआ इंटीग्रेशन है मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, 0 to π/2 sec² x dx प्लस π/2 to π sec² x dx। sec² x का इंटीग्रेशन सर tan x, 0 to π/2 प्लस फिर से tan x π/2 to π। जब tan π/2 पुट करोगे तो इन्फिनिटी ले लेते हैं, tan 0 की वैल्यू 0 ले लेते हैं, प्लस tan π की वैल्यू 0 एंड tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ऐसा लिख लें, देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, किसी एक में भी अगर इन्फिनिटी आ जाए तो हम इंटीग्रेशन को डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ये हमने लिख रखा है ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ सबको। अब ये हो गया कि बेसिक हमको कैसे इंटीग्रेशन पे ध्यान में रखना है करते टाइम पे, वो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब कुछ डिफिनिट इंटीग्रेशन की भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल।
फर्स्ट वन, अगर मैं इंटीग्रेशन a to b के लिए करूं f of x dx का, फंक्शन वही रख रहा हूं, फंक्शन वही रख रहा हूं, लिमिट वही रख रहा हूं, लेकिन मैं x वेरिएबल की जगह कोई दूसरा वेरिएबल यूज कर रहा हूं। लेट्स से मैं t वेरिएबल यूज कर रहा हूं, आंसर सेम आएगा। सर ऐसा कैसे? देखिए, अगर मैं इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर का पूछूं, ठीक है, या फिर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन 0 to 1 ही करना है, लेकिन x की जगह t यूज कर लो, टी स्क्वायर dt लिखो, क्या दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, अपर लिमिट पुट किया 1/3 आया, लोअर लिमिट पुट किया 0 आया, आंसर 1/3। यहाँ पर भी टी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लिख लेता हूँ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, फाइनल आंसर 1/3। तो वेरिएबल को चेंज कर लेने से, फंक्शन सेम हो लेकिन वेरिएबल को रिप्लेस कर लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन सेम होना चाहिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होना चाहिए, आंसर सेम निकल कर आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैं इंटीग्रेशन a to b f of x dx की मैं बात करूं, और मैं बात करूं कि एक ऐसा इंटीग्रेशन ले रहा हूं जिसमें इनके लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? समझने की कोशिश कीजिएगा। a to b f of x dx, मैंने बोला फंक्शन f of x जो है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद कैपिटल fx आ रहा है, इसका लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा fb माइनस fa। अगर इसी में आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को इंटरचेंज कर लीजिए fx dx, सर फंक्शन तो अभी भी सेम है ना, तो उसका इंटीग्रेशन तो सेम आएगा, सिर्फ लिमिट चेंज हो रहा है। लोअर लिमिट b है और अपर लिमिट a है, तो मैं इसको लिखूंगा f of a माइनस f of b। अब ऑब्जर्व कर लो कि ये जो सेकेंड वाला पार्ट है एफ बी माइनस ए और एफ ए माइनस एफ बी, दोनों में क्या चेंजिंग है? एक निगेटिव साइन का चेंज, इसलिए इन दोनों इंटीग्रेशन में एक निगेटिव साइन का चेंज आएगा। ओके, थर्ड बात करते हैं। थर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि फंक्शन को इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन कब बोला जाता है। ओके, हम किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल हो जाए, ऐसे में फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर फंक्शन में x की वैल्यूज माइनस एक्स पुट कीजिए और वो माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ जाए, तो हम ऐसे केस में फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से रखना। अब आपको इसी चीज को रिकॉग्नाइज करके बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारा टारगेट है f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करना, तो मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। निगेटिव एक्स स्क्वायर, सर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर लिखे। अब देखो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये एक्स स्क्वायर क्या है? फंक्शन ही है, तो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। तो हमें जो रिजल्ट निकल कर आया है f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल है, और अगर ऐसा होता है तो फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन निकल कर आया है यहाँ पे दिया हुआ है वो इवन फंक्शन है। सिमिलरली अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर cos x, मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा cos माइनस एक्स। cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भी, cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, तो यहाँ पर cos x निकल कर आ जाएगा क्योंकि माइनस एक्स है ना, तो मैं यहाँ पर cos x लिख लेता हूँ। अब देखो कि ये जो फंक्शन cos x है वो क्या है? f ऑफ x है, तो मैं यहाँ पर f ऑफ x लिख लिया। ऑब्जर्व कर लीजिए, फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स फंक्शन f ऑफ x के इक्वल है। अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल हो जाए तो हम फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आया ये फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। और भी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। मैंने कुछ ऐसा फंक्शन लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स, मैंने बोला एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस तो करके देखो। एक्स को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स, निगेटिव का क्यूब करेंगे तो निगेटिव आएगा, और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब लिख लिया हमने। यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस बनेगा तो मैंने माइनस एक्स लिख लिया।
फंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स है, यहाँ पर मुझे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स मिल रहा है, तो मैं माइनस को कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स बनेगा। क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स ही फंक्शन है? यस सर। तो हमें मिल रहा है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अब ऑब्जर्व कर लो सर, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इट मीन्स ये वाला फंक्शन इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ऑड फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको इवन ऑड का फंडा खत्म करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा है साइन एक्स। मैंने आपसे पूछा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? साइन माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा, सर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस साइन थीटा। साइन एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स फंक्शन के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा माइनस और फंक्शन। फिर से सेम रिजल्ट मिल रहा है हमें, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और ऐसे केस में फंक्शन को ऑड फंक्शन बोला जाता है, तो ये ऑड फंक्शन निकल कर आया। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इसलिए मैं अब डिफरेंट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पे यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहले ये इवन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब लोअर लिमिट नेगेटिव, अपर लिमिट पॉजिटिव विथ सेम क्वांटिटी, जैसे -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3। ओके, ऐसा कुछ हो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, अब इसमें हमने क्या किया कि फंक्शंस, सॉरी, इसमें हमने फंक्शंस लिख लेता, एफ ऑफ एक्स dx। ओके, एफ ऑफ एक्स dx लिख लिया मैंने। तो मैंने बोला कि ये डिपेंड करेगा फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यूज एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, इट मीन्स फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, और इस केस में ये इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल होगा 0 to a सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx के। ओके, और अगर यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 निकल कर। सर ऐसा क्यों कि 2 टाइम्स हो गया और एक 0 हो गया? अब इसको समझ लेते हैं। लेट्स से कि कोई फंक्शन में माइनस एक्स पुट करने पे वही वैल्यू आती है जो एक्स पुट करने के बाद आती है, क्योंकि फंक्शन इवन फंक्शन। तो ये है x इज इक्वल टू 0 लाइन। मैं कोई भी वैल्यूज में पुट करता हूँ a, और कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ माइनस, दोनों सेम वैल्यू देता है, मतलब दोनों सेम हाइट पे हो, मतलब सिमेट्रिक का बिहेवियर दे रहा है, सिमेट्रिक का बिहेवियर देता है। तो आप ऐसा बना लेते हैं, चलो कि ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है क्योंकि a पुट करने पे वही वैल्यू आ रही है जो माइनस a पुट करने पे आ रही है ना। बीच में जितनी भी वैल्यूज है सब पे सेम कंडीशन आना चाहिए, सब पे सेम आ रहा है, ये इवन फंक्शन कहलाएगा, ये इवन फंक्शन कहलाएगा। अब ये चीज समझो कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 0 से स्टार्ट करके a तक, तो मुझे ये वाली वैल्यूज निकल कर आएगी, और अगर -a से 0 तक करता हूँ तो -a से 0 तक करने के बाद ये वाली वैल्यूज निकल कर आएगी। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? यस सर, दोनों वैल्यूज इक्वल है। थोड़ा सा डायग्राम अलग बना है, लेकिन दोनों वैल्यूज इक्वल है क्योंकि दोनों सेम है, और ये रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है सेम हाइट पे, तो दोनों इक्वल वैल्यू है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे -a to a के लिए सॉल्व करना है, -a to a के लिए सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूं कि 2 टाइम्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो 2 टाइम्स 0 से स्टार्ट कर लें a तक लेके चले जाएं, 0 से स्टार्ट करके a तक लेके जाएं, एफ ऑफ एक्स dx। तो ये रिजल्ट आ गया। सर ऑड वाले केस में क्या? ऑड वाले भी समझते हैं। ऑड वाले में -x पुट करने पे निगेटिव के साथ फंक्शन बिहेव करता है। इट मीन ये 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू a है, समझो x इज इक्वल टू a पे ये वाली वैल्यू आ रही है, तो x इज इक्वल टू -a पुट करने के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? x इज इक्वल टू -a पुट करने के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका क्या आएगा? निगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएंगे निगेटिव। तो हमारा जो फंक्शन एक्चुअली बनेगा ना, कुछ ऐसा फंक्शन, एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। अब देखो कि 0 से a तक इंटीग्रेशन करें तो वो पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही देगी जितनी निगेटिव वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, दोनों सेम क्वांटिटी में होगी। ये अगर +5 है तो ये हमें -5 मिलेगा। तो मैं जब इंटीग्रेशन -a से +a के लिए करूंगा तो वो इंटीग्रेशन कितना मिलेगा? -5 +5, और वो रिजल्ट क्या दे देगा? 0।
इसलिए ऑड वाले केस में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 निकल कर आती है। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ताकि हमें पता चले। लेट से हमें कोई क्वेश्चन बोला गया है -π/4 से +π/4 के लिए इंटीग्रेट करने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² sin x dx, इसकी वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले अपने को ऑब्जर्वेशन से ये ध्यान में रखना है कि ये -π/4 +π/4 सर -a2 +a। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन वाली। इट मींस हमें फंक्शन को पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो x को मैं -x से रिप्लेस करूंगा, -x का स्क्वायर, सर x² ही आएगा। साइन में x की जगह -x पुट करेंगे तो साइन ऑफ -sin थीटा, तो -sin x आ गया। जैसे ही इन दोनों का साइन चेंज हुआ, मैंने बोल दिया ये -f(x) बन रहा है। इट मींस ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन होता है तो रिजल्ट डायरेक्टली 0 निकल कर आता है। तो ये आंसर आ गया डायरेक्टली 0। क्लियर हो जाना चाहिए सब। ध्यान में रखिएगा, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम तभी लगाएंगे जब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इक्वल मैग्नीट्यूड में हो लेकिन निगेटिव साइन के साथ इंटरचेंज हो, -a2 +a, तभी हम इवन ऑड का प्रॉपर्टी लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन a to b f(a + b - x dx। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिल जाए और उस डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आपको अननेसेसरी बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही हो क्वेश्चन में कि सर अगर इंटीग्रेशन करके सॉल्व करें तब तो मुश्किल होगा, तो समझ लेना कि यही वाली प्रॉपर्टीज लग रही होगी उस क्वेश्चन में, तभी हमसे ऐसी ऐसी चीजें बोली जा रही है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जा रहा है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 0 to π sin x cos x अपॉन π/2 -x होल स्क्वायर dx। ओके, तो ये रहा पूरा फंक्शन। अब हमसे कोई अगर ऐसा पूछा होता ना कि sin x का इंटीग्रेशन कर, तो कर लेते। sin x into cos x का भी बोला होता तो भी कर लेते, लेकिन सर ये डिवाइडेड बाई π/2 -x होल स्क्वायर ऐसा आ गया। अब तो भैया ये बहुत ही टिपिकल हो जाएगा अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं डायरेक्टली, हो सकता है सॉल्व भी ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है सारे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना। अब ये सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लिमिट लगा हुआ, लिमिट लगा हुआ तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करके देखते हैं। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी और खास तौर पे बोला था कि कुछ ना समझ में आएगा तो चेक कर लेना कहीं ये वाला ना लग रहा हो। तो मैंने इसको चेक करने के लिए स्टार्ट किया कि मैं x को किससे रिप्लेस करना है। देखो, x को किससे रिप्लेस करना है पहले वो समझो। x को रिप्लेस करना है ये वाली वैल्यू के साथ, a + b - x के साथ फंक्शन में। देखो हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कि x को रिप्लेस करेंगे। पहले देखो a क्या है, a लोअर लिमिट है, सर वो 0 है, प्लस b क्या है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, पाई। फिर उसके बाद क्या करना है, -x लगाना, -x लगाना। इट मींस मैं x को रिप्लेस करने वाला हूँ पाई -x के साथ। लिमिट में कोई चेंजिंग आया था क्या? नहीं, a का a ही है, b का b ही है, तो लिमिट वही रहेगा, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ x को पाई -x के साथ रिप्लेस कर लेना है। साइन पाई -x कॉस पाई -x डिवाइडेड बाई π/2 माइनस पाई -x, x को पाई -x के साथ रिप्लेस किया और इस पूरे का स्क्वायर किया, dx लिखा। लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट पाई है, पाई अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, 0 to π साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये सब पढ़ लिया है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, वो साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये साइन x बन गया।
cos 180 डिग्री माइनस थीटा, सर cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos x के इक्वल होता है, तो मैंने माइनस cos x लिख लिया। इसको थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं, पहले क्या है, पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस x और इस पूरे का स्क्वायर है। तो सर ये क्या है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस x होल स्क्वायर है। लेकिन सर मुझे कुछ ऐसा चाहिए, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो मैंने बोला निगेटिव कॉमन ले लो, इसको लिखो पाई बाई 2 माइनस एक्स। हमने निगेटिव किससे कॉमन लिया है, इस दोनों टर्म से निगेटिव कॉमन लिया। स्क्वायर कहाँ, इस पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो इस पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर चल जाएगा। अब निगेटिव का स्क्वायर बताओ क्या होगा, सर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो बचा क्या, सर बच गया पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं हम लोग पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx, हमने ऐसा लिखा। थोड़ा और नीचे जाते हैं, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू पाई, ये साइन एक्स है कॉस एक्स है, लेकिन निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन को बाहर लिख लेते। मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। अब जरा क्वेश्चन को देखते रहिए कि क्वेश्चन में क्या था। सर क्वेश्चन में ये था 0 टू पाई साइन एक्स कॉस एक्स अपन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx, 0 टू पाई साइन एक्स कॉस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। जहां से चले तो वहीं पे आए, लेकिन आगे में नेगेटिव साइन लगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो इंटीग्रेशन जो सॉल्व करने के लिए बोला गया था वो आई के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उस नेगेटिव साइन के बाद जो भी चीजें बच रही है वो क्या है, हमने जो माना है आई, क्या उसी के इक्वल है, यस। तो मैंने माइनस आई लिख लिया। तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है कि आई इक्वल टू माइनस आई है। इसको ऐसा लिख लें, आई प्लस आई 0 के इक्वल है, इट मीन्स 2i 0 के इक्वल है, इट मीन्स आई 0 के इक्वल है। ये जो इंटीग्रेशन हमें करने के लिए बोला गया, ये जो इंटीग्रेशन हमें करने के लिए बोला गया, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 निकल कर आ रही है। ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन में इवन एंड ऑड का कोई भी फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि इवन एंड ऑड का फंडा तभी लगता है जब लोअर लिमिट नेगेटिव हो, अपर लिमिट पॉजिटिव हो, दोनों सेम क्वांटिटी के साथ। सर यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, नेगेटिव वाला कोई केस नहीं बन रहा है। अननेसेसरी इसमें इवन एंड ऑड का फंडामेंटल लगाकर आप इसको 0 मत बोलना, ठीक है। यहाँ पर इवन एंड ऑड का कोई फंडामेंटल नहीं लग रहा है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थे डिफिनिट इंटीग्रेशन के, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है डिफिनिट इंटीग्रेशन और सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे, बेसिक क्वेश्चन पे अननेसेसरी हमें नहीं जाना। और नहीं भी इच्छा है तो छोड़ दीजिएगा, प्रैक्टिस मत कीजिएगा, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस। आगे चलकर हम लोग जब गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इंटीग्रेशन के चैप्टर में, वहां पर मैं आपको गेट के क्वेश्चन कराऊंगा, और इन्हीं प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर बेसिक में आपको पढ़वाया है, इन्हीं प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं वहां पर कोई भी नया प्रॉपर्टी यूज नहीं करने वाला, ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग आई थिंक क्या बचा है कुछ, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, जो जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी वो सारी रिकॉर्डिंग अभी शायद कंप्लीट कर दिया हूँ मैं। कुछ चेक कर लेते हैं, अगर कुछ वैसा बचा। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी रट्टा मारकर क्वेश्चन करवाता नहीं, जो मन में आ गया वो क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। सो सेम टू सेम क्वेश्चन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने मोस्ट ऑफ द पोर्शंस जो वहाँ पे बताया है सेम टू सेम, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ठीक है। ओके, ये सब हो गई, ठीक है, ये सब चीजें मैंने करवा दी। एक छोटा सा चीज बच गया कि किसी भी फंक्शन को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ इवन एंड ऑड के पार्ट में, वो मैंने उस लेक्चर में बताया था, तो इसमें भी वो चीज कवर कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, सपोज कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर गेट का क्वेश्चन भी पूछे। ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है, मुझे नहीं पता ये फंक्शन क्या है, इवन ऑड का कुछ पता नहीं। अब देखो, मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ कि मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखा। फिर उसके बाद मैंने फिर से लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखा। जरा ऑब्जर्व करना, सर एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2,
वो fx बन गया। f ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस f ऑफ माइनस एक्स डिवाइड, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया। मतलब ये दोनों चीजें इक्वल लिखी हुई है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दिस प्लस दिस, ये जो पार्ट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इवन पार्ट ऑफ f ऑफ x। जो फंक्शन f ऑफ x है उसका ये इवन पार्ट है, और ये जो यहाँ पर है इसको हम लोग बोलेंगे ऑड पार्ट, ऑड पार्ट ऑफ f ऑफ x। सर ऐसे कैसे इवन पार्ट और ऑड पार्ट? देखिए डिसाइड कीजिए। लेट से मैंने कोई फंक्शन लिया gx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x एंड डिवाइडेड बाई 2 किया। ये फंक्शन इवन है या ऑड है इसका पता करने के लिए मैंने x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया। जब मैं x को माइनस x से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर f ऑफ माइनस x बनेगा, प्लस यहाँ पर x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो ये f ऑफ x बनेगा, और इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अब ऑब्जर्व करना कि ये वाला जो मैंने डेटा लिखा है और ये वाला जो डेटा लिखा है क्या दोनों सेम है? यस सर, दोनों के दोनों सेम है। तो ये g ऑफ x के इक्वल आ गया। हमने ऑब्जर्व किया कि g ऑफ माइनस x की वैल्यू g ऑफ x के इक्वल है, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि gx जो है वो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो ये जो पार्ट कहलाएगा वो इवन पार्ट ऑफ फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली हम एक फंक्शन hx क्रिएट कर लेते हैं, सोचते हैं कि hx इसके इक्वल है f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। इवन है या ऑड है इसको चेक करने के लिए x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं। x को माइनस x से रिप्लेस किया, मुझे किससे कंपेयर करना है? मुझे hx से कंपेयर करना है। तो मुझे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे वैसे ही लिखने की कोशिश करनी है। तो पहले f ऑफ x वाला टर्म लिखे, तो माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2। मुझे f ऑफ x के आगे पॉजिटिव साइन चाहिए तो मैं निगेटिव को कॉमन ले लेता हूँ। निगेटिव को कॉमन ले लिया, f ऑफ x लिखा। जब मैंने निगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ का पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा, f ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। अब ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है क्या यही फंक्शन है h ऑफ x? देखो यस सर, लेकिन इसके आगे क्या लगा है? निगेटिव साइन, तो निगेटिव h ऑफ x। जब h ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ h ऑफ x के इक्वल आ गए तो मैं इस फंक्शन h ऑफ x को क्या बोल दूं कि ये ऑड फंक्शन है। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन कहलाता है। तो किसी भी फंक्शन को देकर अगर आपको इवन पार्ट या ऑड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला तो आप बोलेंगे इवन पार्ट इज इक्वल टू दिस वन एंड ऑड पार्ट इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इवन एंड ऑड पार्ट का भी मैंने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो कंटिन्यू चल रहा है नाइट में उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। वो सारे कंटेंट आपको वेबसाइट पे अपलोड होता रहेगा, ठीक है। सो पूरे लेक्चर को ध्यान से अटेंड करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने को पूरा मार्क्स लेकर आना है, एक भी मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए। माइनर मिस्टेक से भी मैथ में मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। गेट के एग्जामिनेशन में 12 से 13 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है, लेकिन मैं जितना कंटेंट कवर कर रहा हूँ उससे आप एग्जाम्स में इजिली 16 to 18 मार्क्स कवर करोगे, क्योंकि मैं जो कंटेंट ले रहा हूँ वो आपको एप्टीट्यूड में भी हेल्प करेगा और आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। इतना तक मैं बोल रहा हूँ, इतने कंटेंट में देकर जाऊंगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।